हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि यार आप क्वांट्स में 99 परसेंटाइल अगर टारगेट कर रहे हो, है ना, तो आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एंड इज इट पॉसिबल रियलिस्टिकली कि एक एवरेज बच्चा या एक बहुत ही एवरेज बच्चा जिसके पास 11th 12th में मैथ्स नहीं थी, है ना, ग्रेजुएशन में भी मैथ्स नहीं थी, 9th 10th का उसका स्कोर इतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल ही शी इज एमिंग फॉर 99 परसेंटाइल इन द क्वांट्स। तो अगर 99 परसेंटाइल लेके आने हैं आपको विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स, राइट, और मे बी यू थिंक यार यू कैन नॉट compete with the people who come from IITs, you cannot compete with the people who come from Hindu SRCC colleges, राइट, लेकिन आपको एक है कि यार अगर मेरा क्वांट्स में 99 आ गया तो मेरा ओवरऑल स्कोर भी बहुत अच्छा आ जाएगा एंड इट विल ओपन अप ए लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी, राइट। सो इन दिस वीडियो हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या क्वांट्स में 99 परसेंटाइल लेके आना इजी है या डिफिकल्ट है। And I will not just talk about it. I will show you based on the CAT 2024 slot 1 quants, right? Slot 1 में quants में CAT 2024 में अगर आपको स्कोर करना है तो you just need 11 correct questions, right? 33 मार्क्स पे 33 मार्क्स पे आपका 99 परसेंटाइल था इन द क्वांट सेक्शन इन कैट 2024 स्लॉट 1, राइट। बट अगर आपका 33 मार्क्स पे ही 99 परसेंटाइल आ रहा है इन द क्वांट्स, दैट मींस यू हैव टू जस्ट डू 11 क्वेश्चंस करेक्ट। और जैसे ही आपने 11 क्वेश्चंस को करेक्ट कर दिया, यू विल स्कोर परफेक्ट 99 परसेंटाइल। एंड अब आप एक इस 99 परसेंटाइल को सोच के देखो, ये कितना बड़ा मार्क है, राइट। 99 परसेंटाइल मींस यू आर एट द टॉप 1%. That means you are beating more than 2.25 lakh candidates. जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया है, आप 99% लोगों से आगे हो, राइट। सो दिस साउंड्स की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत ज्यादा टफ होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारे शॉर्टकट्स यूज करने पड़ेंगे, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट इन दिस वीडियो आई विल शो यू कि बहुत ही सिंपल चीजें अगर आप करोगे, है ना, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालोगे, एकदम प्रेप को बिल्कुल सिंपल रखोगे। हाँ, सो अगर जितनी चीजों को सिंपल रखोगे, एकदम बेसिक से क्वेश्चंस पढ़ोगे, सही क्वेश्चंस को सिलेक्ट करोगे, बिकॉज यू विल हैव 22 क्वेश्चंस और हमें 11 क्वेश्चंस को करेक्ट करना है, मतलब 11 क्वेश्चंस करेक्ट करते ही यू विल स्कोर परफेक्ट 99 परसेंटाइल, राइट। तो क्या मैं 11 क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में ढूंढ सकता हूं जिसको मैं बिल्कुल अपने बेसिक मेथड से, विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला, विदाउट यूजिंग एनी शॉर्टकट्स, अपना अच्छा टाइम लेके उसको सोल्व करूं, तो कैन आई स्कोर 99 और नॉट? आई विल शो यू। So I will show you in this video कि if you're an average candidate, then also you can score 99 percentile with the least amount of effort. And ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है ना, जो बहुत ज्यादा क्वांट्स में स्ट्रगल करते हैं या जिनको बहुत ज्यादा क्वांट्स में डर लगता है एंड दे वांट टू हैव अनदर पर्सपेक्टिव, जिससे उनको कॉन्फिडेंस मिले। और ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं मिले कि सिर्फ बातें कर ली और कॉन्फिडेंस आ गया, एक रियलिस्टिक अप्रोच मिले कि हाँ, हम चीजों को कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। सो इफ यू आर of that type, please watch the video till end and आपको एकदम नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। and if you like this concept, if you like this way of teaching, please comment it down so that I can prepare videos for some other topics like this. So let's start. चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिस इज ऑल द क्वेश्चंस, ऑल 11 क्वेश्चंस आई हैव पिक्ड फ्रॉम कैट 2024। ऐसा नहीं है कि ये सबसे इजी क्वेश्चंस है, बट मुझे जो ऐसे क्वेश्चंस लगे जो आप बहुत बेसिक मेथड से सोल्व कर सकते हो, वो आप कर सकते हो। डेफिनेटली इसके बाद आप प्रिपरेशन करोगे, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत मॉक्स दोगे, तो इंप्रूवमेंट तो आएगा ही आएगा। बट ये वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि आप भी हर क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर सकते थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है? ए फ्रूट सेलर हैज ए टोटल ऑफ 187 फ्रूट्स कंसिस्टिंग ऑफ एप्पल, मैंगोज एंड ऑरेंजेस। ठीक है, the number of apples and mangoes are in the ratio 5:2. So if I take apple as 5x, so mangoes will be 2x because 5:2 है। और टोटल मेरे पास 187 फ्रूट्स थे, तो ऑरेंजेस कितने हो जाएंगे? 187 माइनस 7x। एप्पल एंड मैंगोज को मैंने माइनस कर दिया। आफ्टर शी सेल 75 एप्पल्स, ठीक है, 75 एप्पल्स उसने बेच दिए, 26 मैंगोज, ओके, एंड हाफ ऑफ द ऑरेंजेस, तो 50% उसने ऑरेंजेस को बेच दिया। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अनसोल्ड एप्पल्स टू द नंबर ऑफ अनसोल्ड ऑरेंजेस बिकम्स 3:2। अब एप्पल्स अनसोल्ड कितने हो जाएंगे? 5x माइनस 75, एंड ऑरेंजेस अनसोल्ड कितने हो जाएंगे? 187 माइनस 7x का हाफ, राइट। इसका रेशियो आपको दे रखा है 3:2। दैट मीन्स 3/2 इज इक्वल टू 5x माइनस 75 डिवाइडेड बाय 187 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बिकम इनटू 2, राइट। अब आपको क्या करना है? यू हैव टू जस्ट
डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड सॉल्व दिस थिंग। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी 7 3 जा 21, 561 माइनस 21x इज इक्वल टू 20x माइनस 300। दैट मीन्स यहां से आपको 41x की वैल्यू कितनी मिल गई, 861, एंड यहां से आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 21। सो यहां से आपकी x की वैल्यू 21 आ गई। तो आपको फाइंड करना है द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्रूट्स। अब अनसोल्ड फ्रूट्स कितने होंगे, 5x माइनस 75, 2x माइनस 26 एंड 187 माइनस 7x बाई 2। आपको जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 इंटू 5 इज 105, 105 माइनस 75 इज 30, राइट। 2x माइनस 26 मतलब 42 माइनस 26 दैट इज 16, और जब इसमें सब्सटीट्यूट करोगे दैट इज 187 माइनस 147 बाई 2, तो दिस इज 20। सो योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 66। 66 इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको इतना ही करना था पूरे एग्जाम में और कुछ भी नहीं करना था। अंडरस्टूड। सो दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन, राइट। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। Renu would take 15 days working 4 hours per day to complete a certain task, whereas Seema would take 8 days working 5 hours per day to complete the same task. They decide to work, पहले तो इतना समझो, देखो लेट्स एज्यूम कि रेनू की एफिशिएंसी मेरी 1 है, मतलब 1 यूनिट पर आवर। तो 4 आवर्स में 4 यूनिट एंड 15 डेज में 60 यूनिट्स कर देगी। सो कैन आई से दैट टोटल वर्क की 60 यूनिट्स, टोटल वर्क की 60 यूनिट्स। फिर आपको बोला हुआ है सीमा वुड टेक 8 डेज वर्किंग 5 आवर्स टू कंप्लीट द सेम टास्क, मतलब ये 40 आवर्स पूरा काम करेगी। 40 आवर्स इनटू एफिशिएंसी ऑफ सीमा इज इक्वल टू 60। तो यहां पे सीमा की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6/4, राइट। दिस इज 6/4, दैट मीन्स 3/2 इज इक्वल टू 1.5। तो यहां से सीमा की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आ गई, 1.5 यूनिट्स पर आवर, राइट। अब क्या बोल रहा है, दे डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर टू कंप्लीट दिस टास्क। सीमा अग्रीज टू वर्क फॉर डबल द नंबर ऑफ आवर्स पर डे एज रेनू, व्हाइल रेनू एग्रीज टू वर्क फॉर द डबल द नंबर ऑफ डेज एज सीमा। देखो सिंपल सी बात है, डेज भी हमें दे रखे हैं और नंबर ऑफ आवर्स भी दे रखे हैं, डेज और आवर्स। भाई एक दिन में कितना काम, कितने घंटे काम करेगी और कितने दिनों के लिए काम करेगी, ठीक है। तो रेनू के बारे में कुछ बोला है और सीमा के बारे में कुछ बोला है। क्या बोला है, सीमा अग्रीज टू वर्क फॉर डबल द नंबर ऑफ आवर्स पर डे एज रेनू, राइट। तो सीमा डबल द नंबर ऑफ आवर्स पर डे, तो ये आवर अगर पर डे की बात कर रहा हूं तो रेनू लेट से एक्स आवर्स काम कर रही है तो सीमा करेगी 2x आवर्स पर डे। While Renu agrees to work for double the number of days as Seema, let's say Seema works for y days, तो रेनू वर्क करेगी 2y डेज के लिए। अब बोला है इफ रेनू वर्क्स 2 आवर्स पर डे, रेनू वर्क्स 2 आवर्स पर डे, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अगर x 2 है तो ये 2x 4 हो जाएगा, मतलब ये 2 आ गया, ये 4 आ गया। देन द नंबर ऑफ डेज सीमा विल वर्क, देन द नंबर ऑफ डेज सीमा विल वर्क, तो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है y की, राइट। y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां तक समझ आया सभी को, राइट। अब देखो रेनू कितने आवर्स कंट्रीब्यूट करेगी, 2y डेज इंटू 2 आवर्स पर डे, तो 4y आवर्स, और सीमा भी कंट्रीब्यूट करेगी 4y आवर्स, दोनों 4y आवर्स काम करेंगे, राइट। अब ये 4y आवर्स में 1 यूनिट एफिशिएंसी के साथ 4y यूनिट कंट्रीब्यूट करेगी, एंड सीमा 4y आवर्स में 1.5 यूनिट के हिसाब से 6y कंट्रीब्यूट करेगी, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू टोटल वर्क। सो यहां से कैन आई से y की वैल्यू मेरी 6 आ गई, और यही तो मुझसे पूछा था, मुझे y तो फाइंड करना था, तो y की वैल्यू 6 आ गई। दैट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अंडरस्टूड। सो नाउ लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन, है ना। देखो सिंपल रिमाइंडर का क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। यू हैव टू फाइंड द 10 की पावर 100 बाय 7। अब देखो पहले तो 10 को 7 से डिवाइड कर लो, क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहां पे आई कैन राइट 3 की पावर 100 बाय 7। फिर हमारा दूसरा रूल होता है कि यहाँ पे अगर दोनों प्राइम नंबर है ना, तो ये पावर को मैं रिड्यूस कर सकता हूं। रिड्यूस कैसे करूंगा, मैं ये प्राइम नंबर का -1 लूंगा, दैट इज 6, और 100 का 6 से जो रिमाइंडर आया वो मैं यहाँ पे पावर को लिख दूंगा। 100 का अगर 6 से रिमाइंडर करोगे तो दैट विल बी 4, बिकॉज 6 इंटू 16 96, तो 4 रिमाइंडर आएगा, राइट। अब 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 7 फाइंड करना है। 3 की पावर 4 इज 81/7, तो क्या रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर विल बी 77
81 minus 77, that is 4 is your remainder for this question. So ये क्वेश्चन का आंसर आपका 4 आ गया. Now let's see fourth question. है ना. अब देखो लैंग्वेज कुछ भी हो, हमें बेसिक यूज करने हैं. हमने कहीं भी शॉर्टकट, कहीं भी फॉर्मूला यूज नहीं किया. बस जो बोला है क्वेश्चन में उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे तो 100% यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. क्या बोल रहा है? देयर आर 4 नंबर्स सच दैट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 1 मोर देन द फर्स्ट नंबर. लेट्स से देयर आर 4 नंबर्स. ठीक है. अब देखो ये क्वेश्चंस फॉर्मूला से भी हो सकता है, बट वी विल फॉलो द सिंपल मेथड. द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज वन मोर देन द फर्स्ट नंबर. तो ये बोला है. ठीक है. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं. दैट इज a प्लस b प्लस 2 इज इक्वल टू 2a, और आई कैन से a इज इक्वल टू b प्लस 2. a इज इक्वल टू b प्लस 2. सो जहां भी a लिखना होगा उसको मैं b प्लस 2 लिख लूंगा. दैट मीन्स जो मेरा फर्स्ट नंबर है दैट इज एक्चुअली 2 मोर देन द सेकंड नंबर. तो इसको b प्लस 2 लिख लेता हूं यहीं पे. एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स क्या होगा? फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, दैट इज 2b प्लस c प्लस 2. एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 2 मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स. इज 2 मोर. जस्ट गिव मी अ मिनट. हमने फर्स्ट सही किया था ना एक बार. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा था ये? देयर आर 4 नंबर्स सच दैट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स हो जाएगा मेरा b प्लस 1 is 1 more than the first number, is 1 more than the first number. थोड़ी सी आई थिंक यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है. क्या बोला है? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स दैट इज a प्लस b बाई 2 is 1 more than the first number. ठीक है. तो ये परफेक्ट है. दैट इज 2 प्लस 2a आएगा. सो यहां से यू विल गेट b इज इक्वल टू a प्लस 2. सो b की वैल्यू a प्लस 2 आ जाएगी. तो यहाँ पे मैं सेकेंड नंबर को लिख सकता हूँ a प्लस 2. ठीक है. ये मेरा हो गया. उसके बाद क्या बोल रहा है? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स दैट इज 2a प्लस 2 प्लस c बाई 3 इज 2 मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स. एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स क्या आएगा? 2a प्लस 2 बाई 2 दैट इज a प्लस 1. राइट. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दैट इज 2a प्लस 2 प्लस c इज इक्वल टू 6, 3 प्लस दिस वुड बी 9 एंड 3a. राइट. तो ये 9 माइनस 2 7 हो जाएगा. राइट. एंड ये इधर चला जाएगा तो आई कैन राइट 7 प्लस a इज इक्वल टू c. तो यहां से थर्ड नंबर मेरा क्या आ गया? थर्ड नंबर मेरा क्या आ गया? 7 प्लस a. राइट. अब एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स देख लेते हैं क्या बोल रहा है. एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स दैट इज a प्लस a प्लस a 3a प्लस 9 प्लस d डिवाइडेड बाय 4 is 3 more than the average of first 3 numbers. Average of first 3 numbers क्या होगा? 3a plus 9, तो a plus 3 आ गया एवरेज. राइट. अब इसको सोल्व कर लेते हैं. 3a plus 9 plus d is equal to 3 plus 3 6 into 4 24 plus 4a. दैट मीन्स ये मेरा आ गया a plus 15 d. तो d की वैल्यू a plus 15 आ गई. सो इसकी वैल्यू a plus 15 आ गई. राइट. देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर. अब लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? a प्लस 15. स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? a. तो इनका डिफरेंस क्या आएगा? 15. सो 15 मस्ट बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. है ना. 15 मस्ट बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. समझ आया? बिल्कुल सिंपल मेथड सोल्व किया है ना. कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला कुछ भी हमें यूज नहीं करना. नाउ लेट्स गो टू द फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? An amount of 10,000 is deposited in bank A for certain number of years at simple interest of 5% per annum. Let's say we have invested this amount for X years. Simple interest है तो हर साल कितने रुपए मिलेंगे उसको? 500. राइट. 500 रुपीज फॉर X years मतलब 500x इंटरेस्ट मिल जाएगा. On maturity, the total amount received is deposited in bank B for another 5 years at a simple interest of 6% per annum. If the interest received from bank A and bank B are in the ratio 10:3, then the investment period in years in bank A. Basically आपको X की वैल्यू फाइंड करनी है बिकॉज यही तो इन्वेस्टमेंट पीरियड फॉर A है, सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स. अब वो बोल रहा है देखो दिस इज द इंटरेस्ट. तो मैच्योरिटी पे आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल. ये आपको बैंक ए से मिल जाएगा. फिर वो बोल रहा है कि ऑन मैच्योरिटी द टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज डिपॉजिटेड इन बैंक बी फॉर अनदर 5 years एट ए सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%. 6% हर साल मिलेगा, 5 साल के लिए 30%.
और 30% हमने इस अमाउंट पे मिलेगा बिकॉज ये अमाउंट डिपॉजिट की है बैंक बी में हमने, तो इसका 30% मिल जाएगा, राइट। इसका 30% हुआ 150x प्लस 3000, ये मुझे मिला बैंक बी से इंटरेस्ट रेट, राइट। और फिर बोल रहा है इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक ए दैट इज 500x था, एंड बैंक बी से था मेरा 150x प्लस 3000 इज इक्वल टू 10/30, ठीक है। तो यहां से ये जीरो कैंसिल, सो आई कैन से, और ये जीरो से यहां से और यहां से जीरो कैंसिल, so cross multiply if I do तो I will receive 65x is equal to 15x plus 300, that means 50x is equal to 300, तो that means x की वैल्यू मेरे पास आ गई 6, राइट। तो मुझे यही तो फाइंड करना था, है ना। आप हमेशा क्वेश्चन के स्टार्ट में क्या लिखोगे कि आपको फाइंड क्या करना है ना, और हमें x की वैल्यू 6 फाइंड करनी थी, तो x मेरा 6 आ गया, दैट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो अब देखो आपके कितने कम टाइम में आपके 5 क्वेश्चन हो गए, दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी स्कोर्ड 15 मार्क्स। कोई भी फॉर्मूला कुछ भी यूज नहीं था, जो 9th 10th के बच्चों को लैंग्वेज है, जो 9th 10th के बच्चे फॉर्मूलाज यूज करते हैं, हम सब वही फॉर्मूला सब कुछ वही यूज कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं कर रहे, राइट। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 6th क्वेश्चन, राइट। सपोज x1 x2 x3 x100 आर इन एपी मतलब उनका कॉमन डिफरेंस है, वो कांस्टेंट है, सच दैट फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू -4। फिफ्थ टर्म बेसिकली क्या होता है, आपको अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पता है, दैट इज a प्लस 4d इज इक्वल टू -4, एंड 2x 2 इंटू 6th टर्म प्लस 2 इंटू 9th टर्म इज इक्वल टू 11th प्लस 13th टर्म, राइट। तो 2, अब देखो बिल्कुल कॉमन, मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करके करूंगा, है ना। 2 को मैं कॉमन ले लेता हूं, सो 2 इंटू 6th टर्म हो जाएगा मेरा a प्लस 5d, और 9th टर्म हो जाएगा मेरा a प्लस 8d, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, अब यहां पे देख लो a प्लस 10d एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस 12d, तो दैट मीन्स 2a प्लस 22d, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल और यहाँ पे 11 आ जाएगा, सो कैन आई से 2a प्लस 13d इज इक्वल टू a प्लस 11d, ये a से ये 2 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू -2d आ गया आपका, a इज इक्वल टू -2d आ गया, राइट। अब जब आपके पास a इज इक्वल टू -2d आ गया, तो आपको सिंपली यहां पे सब्सटीट्यूट कर देना है, -2d प्लस 4d इज इक्वल टू 2d इज इक्वल टू -4, तो d की वैल्यू मेरे पास आ गई -2, और d की वैल्यू -2 आ गई, तो a की वैल्यू +4, राइट। अब आपको फाइंड करना है x100, दैट मीन्स a प्लस 99d, a की वैल्यू 4 है, 99 इंटू -2 हो जाएगा -198, तो आपका आंसर आना चाहिए -194, दैट इज योर करेक्ट आंसर, है ना। अब एपी का भी इसमें कुछ बहुत हैवी यूज नहीं था, है ना, बहुत सिंपल सा यूज था एपी का, और जितना सिंपल चीजों को रखोगे चीजें उतनी सिंपल आपकी बनती जाएगी, है ना। आपको बहुत ज्यादा एफर्ट कोई भी क्वेश्चन में डालना नहीं है, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ए ग्लास इज फिल्ड विद द मिल्क, 2/3 of its content is poured out and replaced with the water, right? If this process of pouring out 2/3 the content in and replacing with water is repeated 3 more times, then the final ratio of milk to water in the glass is। अब देखो, अगर कोई एक आपका ग्लास मिल्क से भरा हुआ है, लेट से आपकी क्वांटिटी x है, उसका 2/3 निकाल दोगे आप, तो आपके पास कितना बचेगा, 1/3। तो आपने ये एक बार कर लिया, ये x था, इसका 2/3 निकाल के आपका 1/3 मिल्क बच गया, सिर्फ मिल्क की बात कर रहा हूं, है ना, क्योंकि बाकी का आप रिप्लेस कर रहे हो वाटर से, ठीक है। अब आपके पास इतना मिल्क बच गया, उसके बाद आपने दोबारा ये चीज करी, तो फिर कह सकता हूं जितनी क्वांटिटी थी उसका 1/3 ही मिल्क बचेगा, है ना, और बाकी वाटर आ जाएगा। अब आपके पास मिल्क कितना है, आपने दोबारा प्रोसेस किया तब भी 1/3 बचेगा, बिकॉज 2/3 निकल रहा है ना। एक बार आपने पहले किया, 3 बार और करना है, एक बार ये रहा, इसके बाद 3 बार और कर दिया मैंने, ये रहा, तो कैन आई से दिस इज x बाय 81, इतना मिल्क बचेगा मेरा। स्टार्टिंग में मेरा x मिल्क था, पूरा मिल्क था, ग्लास इज फिल्ड विद मिल्क, 2/3 निकालता गया, तो 1/3 मिल्क मेरा बचता गया, राइट, है ना। अब देखो, जब भी रेशियो का क्वेश्चन है ना, आप कोई भी चीजों को एज्यूम कर सकते हो, देयर इज नो कांस्टेंट टू दैट,
आपसे पूछा फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर। लेट से, अब देखो x की वैल्यू एज्यूम करूंगा तो क्या एज्यूम करना बेटर रहेगा? 81। अगर मैं x की वैल्यू 81 एज्यूम करता हूं तो मेरे पास मिल्क कितना रह जाएगा? 81/81, दैट इज मेरे पास 1 लीटर मिल्क रह गया। अब आउट ऑफ 81 अगर आपके पास 1 लीटर मिल्क है तो वाटर कितना हो जाएगा? वाटर आपका 80 हो जाएगा। 80 वाटर है, तो आपसे यही तो पूछा है, मिल्क टू वाटर की क्वांटिटी, दैट इज 1/80, दैट इज योर मिल्क टू वाटर की क्वांटिटी। डी इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहां तक देखो हमने कोई भी एफर्ट नहीं डाला, है ना, और 7 क्वेश्चंस आपके हो गए। दैट मींस यू हैव स्कोर 21, बट हमें तो 99 लेके जाना है, तो 99 के लिए कितने क्वेश्चंस और चाहिए? सिर्फ 4 क्वेश्चन और। एंड अगर आपको यहां तक कॉन्फिडेंस तो आ ही गया होगा कि यार मैं ऐसे पेपर में 7 क्वेश्चन तो कर ही सकता था, लेट्स फॉरगेट अबाउट 99 परसेंटाइल। बट अभी और देख लेते हैं कि बाकी 4 क्वेश्चन क्या है, कितना थॉट प्रोसेस है उसमें, है ना। तब हमें और क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमें कैट के लिए प्रिपेयर करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, है ना। अब ये क्वेश्चन में देखो थोड़े बहुत क्वेश्चन ना इससे भी इजी क्वेश्चंस थे, बट मैंने जानबूझ के थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, बिकॉज कैट में कई बार लॉजिक पे भी फोकस करता है, एंड लॉजिकल क्वेश्चंस आर नॉट वेरी हार्ड, बस उसको एक बार समझने की जरूरत है कि आपको कैसे चीजों को क्रैक करना है, राइट। जस्ट गिव मी ए मिनट, लेट मी हैव सम वाटर। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, लेट ए एन बी द लार्जेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग n, राइट। इसका क्या मतलब है? लेट से अगर n की वैल्यू को 1 लेता हूं तो ए एन मतलब a1 बी द लार्जेस्ट इंटीजर, लार्जेस्ट होना चाहिए, बट इट शुड नॉट एक्सीड रूट n, मतलब रूट 1 को एक्सीड नहीं करना चाहिए, दैट इज 1 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो a1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई? 1, राइट। आपको n को 2 लोगे तो आपको A2 की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, बट दैट शुड नॉट एक्सीड रूट 2। रूट 2 मतलब 1.7 कुछ। तो अब आपको इंटीजर लेना है A2 की वैल्यू, तो आपको सिंपली पता है आप 1.7 से बड़ी तो नहीं ले सकते, तो 1.7 से जस्ट छोटी वैल्यू क्या आएगी? 1, 1। n इज इक्वल टू 3 लोगे तब आपको पता है रूट 3 की वैल्यू भी 1 पॉइंट समथिंग आएगी। तो A3 की वैल्यू आप क्या ले सकते हो? 1 पॉइंट, इससे तो बड़ी ले नहीं सकते, तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर आएगा 1। अब n इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे रूट 4 की वैल्यू आ गई 2, बिकॉज इंटीजर नॉट एक्सीडिंग रूट n है, तो इसलिए हम रूट n पे फोकस कर रहे हैं। मतलब 2 से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते और आपको इंटीजर मैक्सिमम करना है, तो क्या वैल्यू आएगी? 2 ले लो, 2 से बड़ी नहीं ले सकते, है ना। अब n इज इक्वल टू 5 लोगे तब रूट 5 क्या आएगा? 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 से आगे तो नहीं जा सकते, मतलब इससे, तो A5 की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। अब यहां पे आपको एक चीज दिख रही है कि जब नंबर मेरा स्क्वायर रूट आएगा, जैसे जब मेरा n अब 9 आएगा, है ना, तब यहां पे मेरी वैल्यू 3 आना स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज n मेरा रूट 9 हो गया 3, रूट 10 हो गया 3। तो जब भी मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा तब मेरी वैल्यूज चेंज होंगी। जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको विजुअलाइज करवा देता हूं, है ना। अब ऐसे क्वेश्चंस देखो, ये क्वेश्चन का कुछ ऐसा नहीं है कि इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, एग्जाम में बस 1 मिनट आपको लेना है, पैटर्न देखना है, चीजें समझनी है। देखो क्वेश्चन समझ ही नहीं आया वो तो अलग बात है ना, उसका तो हम कुछ इतना इलाज नहीं कर सकते। बाकी अभी हमारे पास 7 मंथ्स है, हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं अपने बैच में, राइट, QA 99 में, DLR 99 में। बट स्टिल अगर आप समझोगे ना, देखो A1 की वैल्यू हमने देख ली थी 1 है, A2 की वैल्यू 1 है, A3 की वैल्यू 1 है। अब A4 मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 2 आ जाएगी, फिर 2 आ जाएगी, फिर 2 आ जाएगी। कब तक 2 आएगी? A9 तक 2 आएगी, है ना। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि लेट से, अरे जस्ट गिव मी अ मिनट, 1 से 3, A1 से A3 सारी वैल्यूज 1 आएंगी, फिर 4 से लेके 8 तक सारी वैल्यूज 2 आएगी, फिर 9 से लेके 15 तक सारी वैल्यूज 3 आएंगी, फिर 16 से लेके 24 तक सारी वैल्यूज 4 आएंगी, फिर 25 से 35 तक सारी वैल्यूज 5 आएगी, फिर 36 से 48 तक सारी वैल्यूज 6 आएगी, देन 49 से 50 तक ही जाना है हमें, देखो तो यहाँ पे वैल्यू 7 आएगी, है ना। आप देखो हर बार एक परफेक्ट स्क्वायर पे नंबर चेंज हो रहा है, 1 4 9 16 25 36 49। तो ये हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया। अब 3 वैल्यूज अगर 1 1 आएंगी तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 3। यहाँ पे देखो कितनी वैल्यूज है, अब यहाँ पे ना काउंटिंग में मिस्टेक होती है, तो काउंटिंग ध्यान से करना। दीज आर द 5 वैल्यूज,
तो ये मेरा 10 आ गया, है ना? ये मेरा 21 आ गया, यहाँ पे मेरी 9 वैल्यूज है तो ये 36 आ गया, राइट? अब यहाँ पे देखो कितनी वैल्यूज है, यहाँ पे मेरी 24 एंड 11 वैल्यूज है तो ये 55 आ गया, राइट? यहाँ पे 13 वैल्यूज है तो ये 78 आ गया, राइट? और यहाँ पे तो 2 ही वैल्यूज है तो ये मेरा 14 आ गया, राइट? तो ये इसका जो भी टोटल आएगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना? दैट विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और आपको कुछ भी नहीं करना था। सो इसका टोटल अगर आप करोगे तो यू विल गेट 217। 217 इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ भी नहीं करना, सिंपल प्लेन लॉजिक है, बस लॉजिक को अप्लाई करते जाओ, और जितना अच्छे से लॉजिकली चीजों को देखोगे, चीजों को अप्लाई करोगे, है ना, उतनी ही आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी और बहुत अच्छे से आपको हर चीज समझ भी आएगी। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो। द सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज फिक्स टू इंश्योर 40% प्रॉफिट, है ना? अब अगर उसको 40% प्रॉफिट हो रहा है तो कैन आई से कि लेट से कॉस्ट अगर मेरा 100x है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 140x, तभी मेरा प्रॉफिट होगा 40% का। इफ द प्रोडक्ट हैड कॉस्ट 40% लेस, अगर इस प्रोडक्ट की कॉस्ट 40% कम होती, दैट इज 60x होती, एंड हैड बीन सोल्ड फॉर 5 रुपीज लेस, 140x की जगह 140x माइनस 5 का वो सेल होता, तो मेरा प्रॉफिट आता है 50%। तो मेरा प्रॉफिट आता है 50%। तो कैन आई से कि इसको 50% से मैं इंक्रीज करके सेलिंग प्राइस के इक्वल कर दूंगा, बिकॉज ये सिनेरियो में मेरा प्रॉफिट है 50%। सो इसको मैं 50% से इंक्रीज करूंगा 90x, एंड ये इसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज 140x माइनस 5। तो दैट मीन्स 50x इज इक्वल टू 5, या फिर x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 1/10, राइट? यहां से आपको x की वैल्यू आ गई, तो आपसे क्या पूछा है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस मतलब 140x, और x की वैल्यू 1/10 है, तो आपकी आंसर आ गया 14। दैट्स इट, यही करना था आपको, है ना? अब देखो ये एट क्वेश्चन हो गया, ये मेरा 9th क्वेश्चन हो गया। 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अब 10th क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा लॉग पे बेस्ड है, बहुत ज्यादा इसमें लॉग का कोई रोल नहीं है ना? अगर लॉग की आपको सिंपल प्रॉपर्टी बताए तो आप ये क्वेश्चन को 100% सोल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन को मैंने क्यों इंक्लूड किया है, बिकॉज एज यू मूव टू द नेक्स्ट मंथ्स, है ना, आप बहुत सारी चीजें कवर करोगे, बट जस्ट आई वांट टू शो यार कि ये क्वेश्चन भी उतना डिफिकल्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। If x is a positive real number such that this is equal to 13, then the greatest integer not exceeding s. तो देखो क्या करते हैं, 4 log, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये देखो log 100 है ना, तो इसको मैं log 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और जो यहाँ पे 2 की पावर आएगी वो अगर बाहर आती है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 4/2 विल बिकम 2 log 10x प्लस, अब देखो यहाँ पे 10 की पावर 3 आ जाएगी 1000, तो यहाँ पे जो 3 पावर है वो बाहर आ जाएगी, सो दिस विल बिकम 8/3 log 10x इज इक्वल टू 13, राइट? अब देखो 4 इंटू कॉन्स्टेंट प्लस 2 इंटू दिस वैल्यू प्लस 8/3 इंटू दिस, है ना? तो 4 प्लस 2 6 प्लस 8/3 क्या हो जाएगा 18 प्लस 8 26/3 log 10x इज इक्वल टू 13। तो ये 13 से ये कैंसिल, तो 2, तो log 10x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, दैट इज 3/2 वैल्यू आ गई, राइट? अब देखो होता क्या है, जो ये x है ना, अगर इसको मैं ओपन करूंगा तो आई विल गेट x इज इक्वल टू 10 की पावर 1.5, है ना? दिस इज अ रूल कि x की पावर 10 1.5 अगर आप ऐसे लगा सकते हो, समझे, राइट? अब देखो, अब एग्जाम में आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज अ कैलकुलेटर, बिकॉज दिस 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 0.5, 10 इंटू 0.5, और अगर रूट 10 फाइंड करोगे तो यू विल इजीली गेट द वैल्यू ऑफ रूट 10 एज 3.162। तो ये वैल्यू अगर 3.162 आ रही है तो 3.162 इंटू 10 विल बी 31.62। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला था, ये मेरी x की वैल्यू आ गई, देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग s, मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है, बट दैट इंटीजर शुड नॉट एक्सीड x, मतलब जस्ट x से एक छोटा वैल्यू, दैट इज 31। So 31 is your answer for this question. That's it. 31 is your answer for this question. Now let's move to the final question, that is the 11th question, है ना? Again ये question मैंने इसलिए include किया है, थोड़ा सा आप देख लो कि नई वैरायटी अगर आ गई है ना, तब भी आप बहुत easily logically उस चीज को approach कर सकते हो, उस चीज को solve भी कर सकते हो।
है ना। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन। द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स, द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स ABCD। पहली बात तो डिस्टिंक्ट बोल दिया, मतलब ABCD ऑल आर डिफरेंट, देन नॉन जीरो है, इसमें कोई भी जीरो नहीं है। विद ईच डिजिट अपियरिंग एग्जैक्टली वंस इन एवरी नंबर is 15331 plus 9 where n is a single digit natural number, then the value of a plus b plus c plus d plus n। अब देखो सिंपली क्या बोला है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आप थोड़ी सी अच्छी तैयारी करोगे, ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच नहीं कर सकते, बट ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो कैट में, वी हैव सिलेक्टेड जस्ट 11 क्वेश्चंस फॉर दिस सेशन, राइट। देयर आर अदर 11 क्वेश्चंस जहां पे और भी इजी इजी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे डेफिनेटली, बट हमें एग्जाम में 11 ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब आप देखो बहुत बच्चे 99 परसेंटाइल स्कोर नहीं कर पाते, राइट। देयर इज जस्ट 1% ऑफ द स्टूडेंट्स हु क्रैक 99 परसेंटाइल, मतलब ऐसे क्वेश्चंस लोग सोल्व ही नहीं कर रहे एग्जाम में, दूसरे क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मान लो अगर कोई बच्चा ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली उसका एग्जाम खराब जाएगा, है ना। बट थोड़ा सा ये है कि लेट से आपने अच्छी जगह से कोचिंग ली है, अच्छे मेंटोर से आपने प्रिपरेशन करी है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप बहुत जल्दी कर लोगे। कैसे करते हैं, अब देखो ये इसका सिंपल फॉर्मूला है कि अगर आपको सम फाइंड करना है 4 डिजिट नंबर्स का विद डिस्टिंक्ट एंड नॉन जीरो डिजिट्स, तो आपका सिंपल फॉर्मूला होता है 4 बार 1 लिखो इंटू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू 4 - 1 फैक्टोरियल। 4 डिजिट्स है तो 4 - 1 फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। तो इसका जो सम आएगा दैट विल बी 6 इंटू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये मेरा सम आएगा। ये जो सम आपको दे रखा है वो किसके इक्वल दे रखा है, वो आपको दे रखा है 15331 प्लस n के इक्वल दे रखा है। तो कहना ही से कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 15331 प्लस n डिवाइडेड बाय 6666। अब आपको पता है ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये एक इंटीजर आना चाहिए। सो व्हाट यू विल डू इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यू जस्ट नीड टू ट्राई डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, बिकॉज n इज अ सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर, सो आपको 1 से लेकर 9 तक वैल्यू ट्राई करनी है। तो 1 से लेकर 9 तक व्हेन यू ट्राई दिस वैल्यू, यू विल गेट कि n इज इक्वल टू 8 पे आपका इंटीजर आ रहा है और उसकी वैल्यू आ रही है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू आ रही है 23, राइट। तो ये वैल्यू 23 आ गई और आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है 23 प्लस 8 a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस n, दैट इज 31। सो फॉर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 31 एंड दैट मेक्स द कंप्लीट 99 परसेंटाइलर प्रेप, राइट। आपको कैट के लिए, है ना, लेट मी एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स बिफोर आई लीव, राइट। आपको कैट क्वांट्स के लिए, है ना, 100% सिलेबस करने की जरूरत नहीं है, राइट। इट्स very obvious and it is suggested, highly suggested to complete the whole syllabus because you have a lot of time till cat from now, right। but the point is that I want to make through this video कि quants के लिए, DLR के लिए, VRC के लिए आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है ना। पढ़ना ऑब्वियसली हमें पढ़ना है, बट हमें स्मार्ट प्रेप करनी है। स्मार्ट प्लस हार्ड, बहुत बच्चे सोच लेते हैं स्मार्ट का मतलब हार्ड नहीं होता, स्मार्ट का मतलब होता है स्मार्टली भी करना है और एफर्ट्स भी डालने हैं, है ना। अब देखो मैंने 11 क्वेश्चंस ऐसे सिलेक्ट किए, तो इसका मतलब ये तो है कहीं ना कहीं ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं, राइट। आई कुड हैव सिलेक्टेड 15-16 क्वेश्चंस आल्सो, 11 मैंने इसलिए किए बिकॉज 11 पे 99 परसेंटाइल बना था, राइट। तो तुम्हें स्मार्ट प्रिपरेशन भी करनी है, थोड़ा सा हार्ड वर्क भी करना है ना। आपके पास इसके लिए रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए, राइट। आपको एक मेंटर पता होना चाहिए, है ना, जिसको ये सब चीजें पता है, जो ये सब चीजें आपको रियल टाइम में शो कर सकता है, और आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब ये वीडियो को देख के आपको कॉन्फिडेंस तो आ ही चुका होगा कि आप ऐसी चीजों को समझ सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं था पूरे 11 क्वेश्चंस में जो आपको समझ नहीं आया। हाँ, ये क्वेश्चन में हल्का सा एक फॉर्मूला यूज था, इसको आप कोई और क्वेश्चन से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एग्जाम में, है ना। देयर वर ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस, है ना। 50% पेपर हमने देखा है, 50% तो भी बाकी है, राइट। उसके बाद आपके रिसोर्सेज और मेंटर अच्छे होंगे ना, तो आपको क्वांट्स में 99 परसेंटाइल रोकने से कोई भी रोक नहीं सकता स्कोर करने से, है ना। अब आप देखो, आपने लास्ट ईयर में भी 80 स्कोर किया होगा, 90 स्कोर किया होगा, तो थोड़ा सा फील हो रहा होगा
यार इतना भी डिफिकल्ट पेपर नहीं आता कि मैं 60, 70, 80 ही स्कोर करता हूँ। मैं 95 का सोच सकता हूँ, मैं 99 का भी सोच सकता हूँ, राइट? सो थोड़ा-सा अभी सीरियसली ले लो चीज़ों को, और थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए कि पेपर में वो पूछता क्या है ना? आई कैन डू सेम फॉर द वीएआरसी, आई कैन डू सेम फॉर द डीएलआर। If you need any help for the DLR and the quants, you can check our QA99 and DLR 99 course on road to cat 99.in. Right, I have designed that course for the students who want to score 99 percentile in each section, right? But if you want me to release more videos on these topics, I can do that also. If you like this content, please like and share this with your friends. Thank you and have a very happy day.